तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 7th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 7th का जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसे आप सामाजिक विज्ञान विषय भी कहते हैं, इसका जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 14 अक्टूबर 2025 को। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैंपल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर के अंदर, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसएसटी के पेपर के अंदर डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको पता ही होगा हमने इंग्लिश का भी आपका पेपर करवाया था, तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे और अदर सब्जेक्ट के भी हमने सैंपल पेपर करवाए हैं। ठीक है, तो एसएसटी में तो हम यहाँ पर महारत हासिल कर रखे हैं, यानी कि एसएसटी का खुद मैं टॉपर रह चुका हूँ। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इस सैंपल पेपर के अंदर, सारा करके जाइएगा, इसी में से पेपर में आएगा, इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से 3 से 4 सैंपल पेपर और अपलोड कर दें हम लोग यहाँ पर क्लास 7th का एसएसटी का, तो इस वीडियो पर कम से कम 1700 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। ठीक है, 1700 लाइक्स का टारगेट है हमारा, मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे। तो ठोको लाइक, या फिर आप यहाँ पर 307 कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर हमें यहाँ पर वीडियो चाहिए। ठीक है, हार्ट वाले इमोजी के साथ, तो भी हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 7th है, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, और सोशल साइंस का जो आपका पेपर होगा 14 अक्टूबर 2025 को, वो 2.5 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 60 रहने वाले हैं, यानी कि 60 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करें अगर हम अपने एसएसटी के पेपर पैटर्न की, तो यहाँ पर सामान्य निर्देश में देखिए बताया गया है कि जो हमारा एसएसटी का पेपर होगा वो 6 खंडों के अंदर बटा होगा, यानी 6 सेक्शंस के अंदर बटा होगा। खंड क, ख, ग, घ, अंग और च, यानी कि खंड सेक्शन ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा हमारा पेपर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि कितने क्वेश्चंस हमसे एसएसटी के पेपर में पूछे जाएंगे, तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो रहेगा सेक्शन ए यानी खंड क के अंदर, उसमें आपसे 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे। अभी हम पेपर करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। जो खंड ख रहेगा आपका सेक्शन बी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इनका उत्तर आपको 20 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, 20 वर्ड्स की वर्ड लिमिट लगाई गई है। जो खंड ग रहेगा सेक्शन सी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6ठा और 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि लघु उत्तरीय प्रकार का रहेगा, यानी शॉर्ट आंसर टाइप वाला, जो कि 3 नंबर का रहने वाला है, मतलब 3-3 नंबर का, और इनका आंसर आपको 40 शब्दों से अधिक में नहीं देना है बच्चों। इसके आगे चलें तो जो हमारा सेक्शन डी रहेगा, यानी कि खंड घ, इसके अंदर हमसे यहाँ पर बच्चों 8वां और 9वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर 5-5 नंबर के रहने वाले हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये रहेंगे यहाँ पर, और बोला गया है कि इनका आंसर आपको 80 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, यानी कि 80 वर्ड्स की यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाई गई है बच्चों। क्लियर है? इसके आगे चले तो जो आपका ए बी सी डी ई वाला, यानी कि सेक्शन ई रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 13 तक केस आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो पूछे जाएंगे। और सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन रहेगा आपका, ठीक है, इसके अंदर 14वां क्वेश्चन रहेगा जो मैप वाला रहेगा, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, अभी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बाकी और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, और सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 14 अक्टूबर 2025 को एसएसटी का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा चीज है जो एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सड़क। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया जाता है ना। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो ये बिल्कुल यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आएगा, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं बच्चों, ये प्रकृति होता है, एक तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है।
एक आपका दे रखा था सी वाले में समुद्र, तो समुद्र भी नहीं हो सकता है आंसर, क्यों? क्योंकि भैया समुद्र भी तो प्रकृति का हिस्सा है, इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। जंगल भी यहाँ पर नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि जंगल भी तो आपका जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है इसका हिस्सा होता है ना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। अब सही मिलान जो है उसका हमें पहचान करना है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो आपका मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है? जिसे हिंदी में आप विश्व पर्यावरण दिवस भी कहते हैं, ये 5 जून को मनाया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान भरे पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो उसे क्रोड कहा जाता है। जो हमारी धरती है उसके अलग-अलग यहाँ पर हमें परत देखने को मिलते हैं ना, मेंटल, क्रोड, इस तरह से है ना। क्रोड, मेंटल और भूपर्पट करके अलग-अलग हमें यहाँ पर हमारा पृथ्वी का लेयर देखने को मिलता है। तो बोल रहा है कि सबसे भीतरी परत जो सबसे अंदर में होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, जिसे हिंदी में इंग्लिश में सॉरी कोर कहेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों के प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ रॉक्स? ठीक है, तो जो चट्टानों के प्रकार है बच्चों वो हो जाएगा अवसादी चट्टानें, ठीक है, रूपांतरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें। तो ये तीनों ही यहाँ पर चट्टानों की बात की गई है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है? तो जो भूकंपीय तरंग नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, वो जो वाई वेव्स होती हैं, वाई तरंगे होती हैं इस तरह से ना, ये वाई करके जो आप समझ लीजिए, ये भूकंपीय तरंग नहीं होती है, ये आपका सिस्मिक वेव्स नहीं होती हैं बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अभी आपको और भी सैंपल पेपर मैं आप करवाने वाला हूँ, हमारे पास पेपर्स बने हुए हैं, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर करवा देंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन छठा देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? देखिए सूरज, आपको पता होगा सूरज से धूप आता है, ठीक है, लेकिन धूप के साथ साथ हानिकारक किरणें, हानिकारक प्रकाश भी आता है। तो एक गैस होता है जो पृथ्वी को ना ढके हुए है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओजोन गैस, ठीक है, जिससे कि पृथ्वी से जो हानिकारक जो आपका प्रकाश आता है या धूप कह लीजिए, तो उससे हमें ये बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, व्हेन डिड द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट इन अमेरिका? तो ये जो शुरू हुआ था बच्चों, ये आपका 1950 के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1950 के दशक के मध्य में प्रमुख रूप से ये शुरू हुआ था। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर मैं ईयर की बात करूं तो 1954 में ये हुआ था। ठीक है, दशक का मतलब होता है इस 10 साल के दौरान। अगर मैं 1950 का दशक बोल रहा हूँ ना, तो 1950 से लेकर के 1960 की बात हो रही है, यहाँ पर इस 10 सालों के दौरान की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जैक्टली कब हुआ था? 1954 में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर? अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है जी? तो इसे केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अपॉइंट करती है, ये इनको नियुक्त करती है, इनके पोस्ट पर बैठाती है बच्चों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा आठवां क्वेश्चन कि एक सेकंड, ये सातवां आठवां नौवां है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पर। चलिए, तो नौवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर हम बात करें बच्चों, तो जो आपका ये पहला और दूसरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी जो लोग हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
वो सभी लोगों को एक समान अधिकार प्रदान करता है, ठीक है? कि सभी समान है, चाहे कोई काला हो, गोरा हो, ऊँचा हो, नीचा हो, है ना? किसी भी जाति का हो, सभी समान हैं हमारे देश में, ठीक है? ये कौन बोलता है? संविधान बोलता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीज़न। क्लियर है? दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा संविधान जो है, उसका आर्टिकल 15 जो है, अनुच्छेद 15 जो है, उसके तहत बोला गया है कि जितने भी ये छुआ-छूत वाला ये सिस्टम चलता है ना, इसको ख़त्म करो। छुआ-छूत का सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। ठीक है? तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है बच्चों। तीसरा क्या दे रखा है? सार्वजनिक स्थानों को केवल कुछ लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। पब्लिक प्लेसेस हैव बीन रिजर्व फॉर ओनली अ फ्यू पीपल। तो ये गलत है ना? जैसे कोई पार्क है तो वहाँ पर कुछ ही लोग जा सकते हैं। क्या अमीर ही लोग जा सकते हैं? नहीं ना, कोई भी जा सकता है वहाँ पर। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोस्टा रिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोस्टा रिका? ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा जी? तो वो हो जाएगा हमारा, कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टा रिका इज कंसिडर द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। ठीक है बच्चों, तो ये ए वाला ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो चलिए जी देख लेते हैं। जो आपका कथन नंबर 1 यानी स्टेटमेंट नंबर 1 है, वो क्या कह रहा है कि केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं भारत में उपलब्ध हैं, यानी कि ओनली पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, तो ये तो कहा नहीं जा सकता है जी, ये गलत हो जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट यानी दूसरा कथन कि केवल निजी स्वास्थ्य सेवाएं भारत में उपलब्ध है, ओनली प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना? तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है कि नहीं? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। अगर आपको इलाज करवाना है तो आप सार्वजनिक यानी सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, और आपको जो है थोड़ा और अच्छे से इलाज करवाना है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, वहाँ पर सेवाओं आपको मिल जाएगी, है ना? तो मिश्रित सेवाएं हैं हमारे देश में। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक खिलजी वंश से संबंधित है? ठीक है, यानी कि खिलजी वंश से संबंधित शासक आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे खिलजी वंश का पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि सुलह कुल की नीति किसने प्रतिपादित की? प्रतिपादित मतलब एक तरह से मान लीजिए लागू करना या पेश करना टाइप का, है ना? हु जैसे कि प्रोपाउंडेड द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल। तो सुलह कुल वाला जो रहेगा नीति, ये जो पॉलिसी रहेगा, ये अकबर लेकर के आया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन है। ये यहाँ पर भी आपको दो इस तरह से कथन और कारण दे दिए हैं, तो इसको देख लेते हैं जी। कथन में क्या कह रहा है हमारा, यानी अर्सेशन में एक तरह से एक कथन कह लीजिए, अर्सेशन कह लीजिए, बात बराबर ही है कि गुर्जर जैसे कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल युग के शासक सदियों तक कन्नौज पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। ठीक है, और कारण यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि कन्नौज पर शासन की लड़ाई लंबी थी और इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने यानी हिस्टोरियंस ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। तो देखिए, कहा जा सकता है कि दोनों ही सही है ना? तो अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है अभी कथन ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा जस्ट अ सेकंड, 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में भी आपको 2 कथन दे दिए हैं, दोनों कथन पढ़ कर के बताना है क्या सही है, क्या गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कथन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जोशु की लिपि इतिहास के स्रोत है। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल, हस्तलिपियों के बारे में आप पढ़ेंगे जब 12वीं क्लास तक जाएँगे ना आप,
12वीं क्लास तक, तब आप अच्छे से पढ़ेंगे। हस्तलिपियाँ क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ, जो हाथ से पुराने ज़माने में लिखी जाती थी ना, जैसे किसी राजा के बारे में लिख दिया, है ना? किसी इवेंट के, किसी युद्ध वगैरह के बारे में लिख दिया, तो वो हस्तलिपियाँ कहलाती थी। तो वही बोल रहा है, हस्तलिपियाँ इतिहास के स्रोत है। बिल्कुल स्रोत है जी, ठीक है? और हस्तलिपियों को अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि दोनों सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के अंदर। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने जो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए एमसीक्यू वाले, वो फर्स्ट क्वेश्चन के ही सब पार्ट थे, ठीक है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था हमारा, उसका अंदर का पहला क्वेश्चन से लेकर के 15वां क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? कितने क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए? 15 क्वेश्चन तक। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे बताएँगे कि 15 में से कितने आपके नंबर आ जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर? ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से कितने आपके मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इतिहास के कालखंडीकरण के संबंध में इतिहासकारों के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द व्यू ऑफ हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द पैराडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए, इतिहास के कालखंडों के संबंध में अगर हम इतिहासकारों का दृष्टिकोण की बात करें, तो आंसर इस तरह से लिखेंगे आप कि इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे व्यापक कालखंडों में बांटा है। एक ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है जी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके, ठीक है। आधुनिक इतिहास अक्सर इस विभाजन की आलोचना करते हैं, ठीक है, मतलब आधुनिक इतिहासकार, क्योंकि यह मतलब यह उपमहाद्वीप की जैसे कि विविधता को नज़रअंदाज करता है। वे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का विभाजन पसंद करते हैं, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों पर आधारित है बच्चों। इंग्लिश मीडियम में भी आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे के ए में, कि मध्याह्न भोजन प्रणाली की कोई 2 विशेषताएँ बताइए। डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ द मिड डे मील सिस्टम। तो जो आपको स्कूल में मिड डे मील मिलता है ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ये क्या है जी, तो ये सरकारी जो सो कि सहायता होती है ना? जो स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन देती हैं, जिससे कि उनका ओवरऑल हेल्थ सही रहता है। इसका उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना है और गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है। कई बार गरीब बच्चे होते हैं जिनके घर पर उतना भोजन, उतना राशन उपलब्ध नहीं होता है, तो वो इसी मारे कि चलो स्कूल चलते हैं, वहाँ पर हमें खाना मिल जाएगा और इससे उनका अटेंडेंस जो है ओवरऑल बढ़ ही जाता है, तो वो स्कूल आ जाते हैं, ठीक है? तो आपसे अगर मिड डे मील के बारे में पूछेगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला है कि ये सरकारी सहायता है, जो सरकारी स्कूल में प्राप्त होता है ना? और स्कूल में बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है इस स्कीम के द्वारा, जिसे मध्याह्न भोजन या मिड डे मील खाना कहते हैं। लंच टाइम में मिलता है, मैंने तो खूब खाया है। आपने खाया है कि नहीं खाया है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो देखो, हमारे स्कूल में क्या होता था बच्चों, कि मिड डे मील जो होता था वो 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक मिलता था। लेकिन मैं जब स्कूल गया 6ठी से 8वीं तक तो खूब खाया मैंने। अब उसके बाद मेरे को आदत पड़ गई, मज़ा आने लग गया खाने में, है कि नहीं? तो उसके बाद मैंने 12वीं तक भी मिड डे मील का यहाँ पर भोजन जो है वो खाया था। बहुत अच्छा होता है बच्चों, बहुत स्वादिष्ट होता है। पूड़ी सब्ज़ी वग़ैरह आती है ना, कई बार दलिया आता है, कई बार जो है छोले-चावल आता है। हमारे स्कूल में वैराइटीज़ ऑफ वैराइटीज़ खाना आता था। आपके स्कूल में भी आता होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आता है, ठीक है? और कुछ दिन फ़िक्स होते थे बच्चों, जैसे हमें पता होता था कि भैया मंडे वाला दिन है, तो इस दिन पूड़ी सब्ज़ी आ जाएगा, है ना? इस तरह से। और वीरवार का दिन है या फिर जो सो कि आपका शुक्रवार है, तो उस दिन हमारा छोले-चावल आ जाएगा, कभी दाल-चावल आ जाता था। तो वो दिन हमारे लिए काफ़ी ख़ास रहा करते थे। जिस दिन दलिया वग़ैरह आ जाता था, ख़ास करके नमकीन दलिया, तो उस दिन बेकार लगता है नमकीन दलिया स्वाद में ना, ठीक है? हालाँकि वो भी बहुत पौष्टिक होता है, तो वो दिन हमें अच्छा नहीं लगता था। बाकी हम बहुत अच्छे से मिड डे मील का खाना खाते थे। आप भी अपने मिड डे मील एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा कि कैसे आप मिड डे मील का खाना खाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अ ये जस्ट एक क्यूरियोसिटी था, तो मैंने पूछ लिया आपसे, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बता सकते हैं, ठीक है? अब इसी के बी में अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि भारतीय संविधान समानता कैसे सुनिश्चित करता है? हाउ डज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी? तो भारतीय संविधान जो है समानता इस तरह से इंश्योर करता है कि भैया, सबसे पहले तो समानता का अधिकार मिल रखा है हमें, अनुच्छेद
14 से 18 तक, है ना? तो यह बताता है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता की प्रथा को निषेध किया गया है और यह एक दंडनीय अपराध है ना? छुआछूत के बारे में बोला गया है कि भैया ये नहीं किया जा सकता। इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में दिया गया है बच्चों। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथे के ए में है बेसिकली एक क्वेश्चन कि स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ये बीमार लोगों को उपचार और देखभाल प्रदान करती है, जिससे उन्हें बीमारियों से उबरने में मदद मिलती है। ये टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से बीमारियों के प्रसार को रोकने का काम करती है। इस प्रकार पूरे समुदाय की रक्षा ये करती है ना? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला इसी के अथवा में क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में आपको बताना है, ये देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बता रखा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, और जो प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं होती है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होता है, या किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के द्वारा ये चलाई जाती हैं, उनके अंदर में आती हैं। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है, जो अक्सर कम या बिना लागत के होता है ना? अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको फ्री में मोस्टली इलाज होता है, या कहीं-कहीं पर पैसे लगते हैं, तो बहुत मिनिमम 1-2 रुपए की पर्ची कटती है, आपको पता ही होगा, ठीक है? और जो प्राइवेट होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या मेन फंडा क्या होता है? वो सोचते हैं कि चलो भैया यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, ठीक है? तो ये होता है। आगे देखिए, बेसिकली 2 ही बताना था हमें, तो हमने बता दिया यहाँ पर, ठीक है? चलिए, 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 वेरी गुड। आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया बच्चों। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज़ द बार्टर सिस्टम। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? बहुत सिंपल सा फंडा है जी। आज के ज़माने में पैसा चलता है कि हमें कुछ लेना है तो हम उसको पैसा दे रहे हैं। हर कोई व्यक्ति पैसा एक्सेप्ट करता है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि पैसा तो उतना हुआ नहीं करता था, तो लोग सामान के बदले सामान दिया करते थे, ठीक है? तो वो कैसे होता था जी? ध्यान से समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि किसी गाँव में एक आइसक्रीम बेचने वाला आ गया है, ठीक है? आइसक्रीम बेचने वाला आ गया है, उसके पास खूब सारी आइसक्रीम है और उसको यहाँ पर अनाज चाहिए, जिसमें गेहूँ चाहिए उसको, ठीक है? तो लोगों के पास, जब गाँव वालों के पास पैसा नहीं होता था, तो 1 किलो 2 किलो गेहूँ देते थे आइसक्रीम वाले को, और आइसक्रीम वाला 1 या 2 आइसक्रीम दे देता था। यानी कि सामान के बदले सामान जब लिया जाता है, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है? हमारे गाँव में तो खूब हुआ करता था पहले, जब मैं 2013-14 में या 15 के आसपास, सॉरी 15 के आसपास जब मैं गाँव गया था, आज से लगभग कितना हो गया, 10 साल पहले जब मैं गाँव गया था, तब मैंने ये सिस्टम देखा था। उसके बाद जब मैं गाँव गया तो ये सिस्टम लगभग खत्म हो चुका था, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं बच्चों। बाकी यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली व्यापार की एक ऐसी विधि थी, जहाँ लोग बिना पैसे के उपयोग के वस्तुओं का आदान-प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए एक किसान एक कुम्हार से एक बोरी गेहूँ के बदले एक मिट्टी का बर्तन ले सकता था, है ना? इसकी मुख्य समस्या ये थी कि दोहरे संयोग की आवश्यकता थी, यानी कि दोनों पक्षों के पास एक ही समय वस्तु दोनों चाहिए जो दूसरे पक्ष को चाहता है। इसने व्यापार को कठिन और अक्षम बना दिया था। इसमें क्या होता था ना कि मान लीजिए कि अब आइसक्रीम वाला है ना? उसको अनाज नहीं चाहिए और दूसरे व्यक्ति के पास अनाज है, ठीक है? तो यहाँ पर व्यापार नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों को वो सामान चाहिए एक दूसरे वाला, तभी यहाँ पर ट्रेड हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा दिक्कत था इसमें। बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आ जाता है। तो बच्चों, सेक्शन सी और इसके आगे के सेक्शंस को हम लोग करेंगे पार्ट 2 वाली वीडियो में, ठीक है? इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में। मैंने पिन कर दूँगा वहाँ पर, तो पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा बच्चों। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।